बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब्स की सीरीज में आपको वेलकम कहते हैं और आज हम ग्रेडेड क्विज 2 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आम तौर पे लैब नंबर 6 से लेकर लैब नंबर 9 तक जो है वो कवर्ड होता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कुछ बुनियादी चीजों को टच अपॉन करें, लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है या अभी तक आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो काइंडली इसी प्लेलिस्ट में अपनी रिस्पेक्टिव लैब की वीडियो को एक दफा देख लीजिएगा। वहाँ हमने सारी चीजों को डिटेल डिस्कस किया हुआ विद एग्जाम्पल और विद विजुअल एड्स, राइट। तो क्विकली फिर आज का जो एजेंडा है हमारा क्विज 2 का, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन ए रिलेशन टू रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्विकली देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। देखिए, अगर किसी रिलेशन या किसी टेबल के अंदर कोई एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी और दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वो प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं, इस सिचुएशन को कहा जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और ऐसी सिचुएशन यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, टेबल को या उस रिलेशन को हम लोग डीकंपोज कर देते हैं, एक से दो टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में जहां जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से ये हमारी ऑप्शन है डीकंपोजिशन की, ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हम टेबल को डीकंपोज कर सकते हैं, यह हमें करना चाहिए। Question number 2 है, a table is in the third normal form 3NF if it is in the second normal form 2NF and there is no dash। 3NF या थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए जरूरी है कि दो कंडीशंस हैं। एक, हमारा टेबल पहले से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरा, क्या टेबल में नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि टेबल हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो दूसरी कंडीशन है वो यहां से हमें देनी थी, एक कंडीशन उन्होंने खुद दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही। थर्ड है, ए डेटा स्टोर इन द डेटा फ्लो डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो डेटा फ्लो डायग्राम जो है वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है। हमने देखा था कि रेक्टेंगल होती है, राइट साइड उसका ओपन होता है, ठीक है, ये देखिएगा, और लेफ्ट साइड पे एक लाइन जो है वो डली होती है या लगाई होती है, ऐड की होती है। ठीक है, तो यूं ए ऑप्शन हमारी बिल्कुल ठीक है कि रेक्टेंगल ओपन ऑन द राइट और लेफ्ट पे क्या है, ड्रॉन अ लाइन। फोर्थ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट कि एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, दो एलिमेंट्स उसके अंदर है और वाई के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 3 5। तो बड़ा आसान है, अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। आप क्या करते हैं, एक्स सेट को लिखते हैं या पहले रिलेशन को लिखते हैं और उसके बाद फिर दूसरे को लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस पहले रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है उसको इन तीनों के साथ जो है वो आप उनका रिलेशनशिप बनाएंगे, ए का 1 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ, और सेम आप रिपीट करेंगे बी के लिए। ठीक है, B1 B3 एंड B5। गिवन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो पहली ऑप्शन हमारी करेक्ट है, ठीक है, A1 A3 और A5 ये देखिएगा, और B1 B3 B5 ये करेक्ट है। बी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ ये चीजें रिपीट हो रही हैं जो कि सेट में रिपीट नहीं हो सकती। सिमिलर सी के अंदर भी ये चीजें रिपीट हो रही हैं और डी के अंदर भी कुछ ये देखिए ये चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, सो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। Question number 5, in an enhanced entity relationship diagram, which of the following is known as a specialized type? दो होती हैं, एक स्पेशलाइज्ड होती है और एक जनरलाइज होती है। ठीक है, हमने लास्ट क्विज 1 में भी ये देखा था कॉन्सेप्ट। ये देखिएगा, हमारी एनहेंस्ड EID है, इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड होती है वो हमारी होती है बॉटम पे और जो जनरलाइज होती है वो हमारी होती है टॉप पे। हम इसलिए कहते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि टॉप पे होते हैं सुपर टाइप के पास, वो जनरलाइज्ड होते हैं, वो कॉमन होते हैं। स्टूडेंट के पास ये सारे होंगे, टीचर के पास भी ये सारे होंगे, अलबत्ता स्टूडेंट के कुछ अपने हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है, टीचर के भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं। तो यूं हम कह सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड वर्जन होता है वो क्या होता है, सब टाइप होता है। जनरलाइज्ड वर्जन कौन सा होता है, सुपर टाइप होता है। सिक्स्थ है जी, रोज ऑफ ए टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस आर आइडेंटिफाइड बाय। तो कॉलम्स किससे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, कॉलम के नेम के साथ, और रो किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वैल्यूज के साथ जो कि कीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, एक क्विकली छोटा सा टेबल देखते हैं। इसमें अगर हम कोई एक रो आइडेंटिफाई करना चाहें या हमें करनी हो तो ये देखिएगा, रो के साथ कोई आईडी है। ठीक है, इफ आई नीड टू रिट्रीव और फेच द रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर अली खान, सो आई हैव टू यूज द key value that is MC101, ठीक है, likewise for the student 2 and student 3। सेवंथ है, what is the basic component or structure of the relational data model। तो ये देखिएगा, इस मॉडल का नाम ही क्या है, रिलेशनल। तो रिलेशन से क्या मुराद होगी कि ऐसा मॉडल जिसकी बेसिक्स या बुनियाद क्या हुई, एक रिलेशन हुआ।
Eighth है, in the first semester of a degree program in a university, each student has to study 5 pre-selected courses. The relationship between student and the course is. पहली कंडीशन ये है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को सेलेक्ट करता है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से यूं देखिएगा, इसी को दोबारा देखिएगा कि एक कोर्स के अंदर कितने मल्टीपल स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो यूं अगर हम इन दोनों को इकट्ठा रखें तो एक स्टूडेंट ज्यादा कोर्स ले सकता है और एक कोर्स में ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। तो दोनों साइडों पे अगर हम देखें तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेशंस कौन से होते हैं? सिलेक्ट और प्रोजेक्ट, ठीक है। यूनियन क्या होता है जी? दो के ऊपर होता है, ये नहीं हम ले सकते। अगेन कार्टेशियन अभी हमने देखा दो के ऊपर होता है, तो द ओनली ऑप्शन इज सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये कौन से हैं जी? यूनरी ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए रिलेशनल डेटाबेस ईच सेल ऑफ द टेबल कैन नॉट हैव। ऐसा डेटाबेस जिसमें टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इन टेबल्स के अंदर क्या नहीं हो सकता? क्या चीज मना है? तो क्या चीज मना है जी? इन टेबल्स के अंदर, यानी एक टेबल के अंदर जो सेल है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती, कोई वैल्यू रिडंडेंट या मल्टीपल नहीं हो सकती, कॉमा सेपरेटेड अलाउड नहीं है। 11 है, ए टेबल इज ए डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। कोई रिलेशन की कौन सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल? तो ये टू डायमेंशनल होती है। अब टू डायमेंशनल आप पूछेंगे कैसे, ये देखिएगा, एक हमारे पास होता है कॉलम और एक हमारे पास होती है रो। तो यूं हम कह सकते हैं कि एक टेबल जो होता है इट्स ए टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। 12th, a manufacturer manufactures 100 motorbikes in a month. The relationship between the manufacturer and the motorbikes is, यानी एक मैन्युफैक्चरर है वो ज्यादा बाइक्स को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने कहा था डायमंड के साथ होगा, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे ये जो बाइक्स हैं ये क्या हैं? मल्टीपल बाइक्स वो मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ रिलेशनशिप कौन सा बनेगा? 1 to many, ठीक है, बी ऑप्शन। The instances of dash cannot exist independently. ये किसी एंटिटी का इंस्टेंस हो सकता है। वो कौन सी एंटिटी का इंस्टेंस टाइप है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, खुद से, ठीक है। तो आपने यकीनन पढ़ा होगा कि हमारे पास जो वीक एंटिटी होती है उसका इंस्टेंस खुद अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके एग्जाम्पल हम देते हैं। आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉय का एक टेबल है, रिलेशन है, उसमें उस एम्प्लॉय के जो फैमिली मेंबर्स हैं या डिपेंडेंट्स हैं उनकी जो डिटेल है या उनका जो रिकॉर्ड है वो खुद से अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता जबकि एम्प्लॉय का डेटा ही ना हो। यानी एक बंदा किसी कंपनी में जॉब ही नहीं करता या उसका रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके घर वालों की इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है वहां पर? यकीनन नहीं हो सकती। तो एक नॉर्मल जो एंटिटी होती है उसके लिए तो हम एक सिंपल रेक्टेंगल यूज करते हैं। जो वीक एंटिटी होती है उसके लिए आप समझ लीजिए हम डबल बॉर्डर जो है वो ये यूज करते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारी यहां से। 14, in enhanced entity relationship diagram, dash types of attributes are shown in super type. तो ये वाले जो attributes हैं जो super type में दिखाई जाती हैं ये क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, ठीक है। यानी ये जो सब टाइप्स हैं ये वाली हैं और ये वाली हैं, और अगर इसके साथ कोई और भी सब टाइप्स हैं तो उनके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हम क्या करते हैं? ऊपर यहाँ पे जनरलाइज करके सुपर टाइप में डालते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 15, a relation M has C tuples and a relation N has D tuples. Then their Cartesian product will have dash tuples. तो जब Cartesian product हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इस C को और इस D को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर M रिलेशन में 4 टपल्स हैं, N रिलेशन के अंदर 3 टपल्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 बनता है। इतनी टपल्स हमारे पास हो सकती हैं। तो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करते हैं जी? या कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? सी ऑप्शन करेक्ट हुई, C मल्टीप्लाई बाय D। 16 here, which of the following specifies the number of instances of one entity that can or must be associated with each instance of another entity? यानी कोई एक कंडीशन है या कौन सा फिनोमेना है जो ये बताता है कि किसी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी के एक या मल्टीपल इंस्टेंस से एसोसिएट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल की कि एक मैन्युफैक्चरर मल्टीपल बाइक्स बनाता है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता है या पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है, राइट। ये हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये जो होती है ना कोऑर्डिनैलिटी, हमने कहा था कि वन या क्रोफोर्ड नोटेशन जो होती है ये क्या कहलाती है? कोऑर्डिनैलिटी। 17. While converting entity relationship diagram to relational data model, each entity type is converted into. तो ये भी हमने लैब सीरीज में डिटेल से देखा था कि आपके पास जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है या ERD होती है, जब हम उससे रिलेशनल डेटा मॉडल डिराइव करते हैं तो हम जितनी एंटिटीज होते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा कस्टमर है,
ऑर्डर्स है, बिल हैं और डिलीवरी मैन है। ठीक है, जितनी रेक्टेंगल्स हैं उनकी हम क्या करते हैं, एंटिटीज को आउटलाइन करते हैं और उन एंटिटीज के आगे जाके फिर क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप। और फिर जब हम इंप्लीमेंट करते हैं फिजिकल मॉडल में जाके, तो फिर हमने देखा था अपनी लैब सीरीज में कि कैसे हम उनके टेबल्स क्रिएट करते हैं या बनाते हैं सीक्वल में जाके क्रिएट टेबल की कमांड से। 18 है, suppose a relation named employee contains the attributes employee name, employee designation, employee address, and employee salary. Which of the following queries will be used to select all those employees whose designation is एडमिन ऑफिसर? यहाँ पे हमें कहा गया है हमें उन सारे एम्प्लॉइज का डेटा दिखाइए जिनका डेजिग्नेशन कोई एक खास है, यानी एडमिन ऑफिसर। तो हमें पता है कि सिलेक्ट करने के लिए डेटा जो सिलेक्ट ऑपरेटर है हमारा वो क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारी क्वेरी ठीक हो सकती है। और उसके बाद हमें क्या उनका चाहिए, डेजिग्नेशन। तो ये देखिए डेजिग्नेशन हमने लिखा इज इक्वल टू कौन सा डेजिग्नेशन हो, यहाँ लिखा हुआ है एडमिन ऑफिसर। तो हमने ये देखे लिया हुआ और एम्प्लॉई नाम का रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन का नाम गिवन है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारी करेक्ट है कि सिग्मा डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एडमिन ऑफिसर और कहां से, एम्प्लॉय के रिलेशन से। 90. Suppose A determines B, then which of the following is a valid functional dependency for argumentation? यहाँ पे कोई दो एट्रीब्यूट हैं, उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है A और B की, यानी A B को डिटरमिन करता है या B वाला जो एट्रीब्यूट है वो अपनी वैल्यू के लिए A के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं। तो अब कहा गया है कि कौन सी जो नीचे फंक्शनल डिपेंडेंसी आर्गुमेंटेशन के लिए जो है ना वो दुरुस्त आई है। ठीक है, देखिए आर्गुमेंटेशन का जो लफ्ज है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज का इजाफा, ठीक है, इंक्रीज, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, राइज वगैरह वगैरह, ये सारे मतलब होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए और बी में ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंटेशन में हम क्या करेंगे, कोई एक एट्रीब्यूट और हम ऐड कर देंगे दोनों साइडों पे, यानी ए सी, इधर भी हमने वही ऐड किया और इधर भी वही ऐड किया, बी सी। अगर ए डिटरमिन बी होल्ड करता है तो फिर ए सी डिटरमिन बी सी ये भी होल्ड करेगा। 20 है जी, कंसिडर द रिलेशन एस टी डी और कुछ एट्रीब्यूट्स हमें गिवन है इस रिलेशन के। अब दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो देखने वाली हैं। पहली क्या है कि स्टूडेंट आईडी ये डिटरमिन करती है नेम को, एड्रेस को और प्रोग्राम नेम को और उसके बाद फिर क्रेडिट आवर्स को। एक और चीज यहाँ पे गिवन है वो ये है कि प्रोग्राम जो नेम है वो डिटरमिन करता है क्रेडिट आवर्स को। अब पूछा गया कि ये कौन सी डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे जो एक चीज आ रही है जो थोड़ी सी फोकस करने वाली है, वो अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट आईडी जो है वो पहले ऊपर वाले जो चार एट्रीब्यूट्स है हमारे उनको डिटरमिन कर रही है, लेकिन जो प्रोग्राम नेम है वो डिटरमिन कर रहा है क्रेडिट आवर को। तो असल में तो ये तरतीब इस तरह से बन रही है कि स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम नेम को डिटरमिन कर रही है और ये प्रोग्राम नेम फिर आगे कर रहा है किसको, क्रेडिट्स को। तो यहाँ ये जो सिचुएशन डिपेक्ट हुई हुई है ये फिर क्या हुई, ये हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जिसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं। 21 है, डैश इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड इंप्रूव डेटा इंटेग्रिटी टू बिल्ड अ मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डेटाबेस डिजाइन। कोई एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं और डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं, एफिशिएंसी को इंश्योर करते हैं और डिजाइन की एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं। तो ये क्या डेफिनेशन आपके ज़हन में आ रही है, बिल्कुल ठीक जो नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 22 है, the only time we are concerned about second normal form is when, यानी कोई एक सिचुएशन है कब हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अगर कोई रिलेशन या टेबल आता है तो कि हमारे पास अगर कोई कॉम्पोजिट प्राइमरी की आती है, यानी एक टेबल है उस टेबल के अंदर दो कॉलम मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये क्या हुई, कॉम्पोजिट प्राइमरी की हुई। ऐसी सूरत में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे और कुछ किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। सो वी कैन से कि जब टेबल में प्राइमरी की कॉम्पोजिट होगी तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होगी और यही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो इस चीज को या इस कंसर्न को ही एड्रेस करती है। 23, if the relation is not in a second normal form, then we need to remove। अभी हमने क्या कहा कि अगर रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इस टेबल को जरा देखिएगा ध्यान से, कोड्स नेम जो है वो कंपोजिट की में से एक आधी या पार्शियल चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट नेम जो है वो सिर्फ पर्टिकुलरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो ये भी की में से आधी के ऊपर या पार्शियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है इन दो कॉलम्स में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना हमें फेस करना पड़ रहा है वो क्या हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी का।
24 ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी हमने थोड़ा सा कुछ देखा पहले कॉन्सेप्ट कब होती है कि जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी एक नॉन की एट्रीब्यूट है उसको प्राइमरी की पर डिपेंड करना चाहिए लेकिन वो किसी और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ए ऑप्शन। 25. Consider the functional dependency A determines B. In the above functional dependency, attribute B is dash on A. ठीक है, ये B है, ये A पे डिपेंड कर रहा है या A उसको डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, सो वी कैन से A determines B और इस साइड से हम खड़े होकर पढ़ेंगे राइट साइड से B is dependent on A. 26. The anomalies caused by transitive dependency in a relation are removed by. ठीक है, anomaly क्या होती है? डेटाबेस में डेटा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम कहते हैं anomalies। तो anomalies जो होती हैं ये transitive dependency की वजह से जब आ जाती हैं तो इनको हम रिमूव कैसे करते हैं? हमें टेबल को डिकम्पोज करना पड़ता है, रिलेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है और एक से जो मैसेज डेटा होता है उसको हम ब्रेक डाउन करके मुख्तलिफ रिलेशन में डाल देते हैं और फिर उन टेबल्स को, ये रिलेशंस को आपस में लिंक भी कर देते हैं। 27. Which of the two data models were used before the relational data model? ये जो दो डेटा मॉडल पहले यूज हो रहे थे ये कौन से थे? हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल। मैं आपको दिखाता हूं, अभी ये देखिएगा, ये हमारे पास हायरार्किकल नोड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा एक पेरेंट है उसके बाद चाइल्ड नोड है और वो जब पेरेंट बनती है उसके आगे फिर चाइल्ड, ये चिल्ड्रन नोड्स होती हैं और उसके बाद ये सिलसिला चलता जाता है। और इसी तरह कुछ नेटवर्क डेटा मॉडल जो थे वो भी एग्जिस्ट करते थे। नेटवर्क में ये होता है कि एक नोड जो है वो एट ए टाइम मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, आपने अगर नेटवर्क्स पढ़ लिए तो शायद आपको थोड़ा सा मैश टोपोलॉजी से थोड़ी वाकफियत हो और मे बी डेटा स्ट्रक्चर में या एल्गोरिथम्स में आपने कुछ ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसे मिलता है। 28. According to the definition of an entity, which of the following is not included in it? एंटिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम किसी भी बिजनेस यूज केस में नाउन के ऊपर फोकस करते हैं, वर्ब के ऊपर हम फोकस नहीं करते। ठीक है, तो जो नाउन पे फोकस करेंगे वो क्या होगा? एंटिटी। अ पर्सन इज एन एंटिटी, अ कॉन्सेप्ट इज एन एंटिटी, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। तो जो वर्ब होते हैं ना वो एंटिटी नहीं होते। एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। बाकी ये तीनों एंटिटीज हैं, पर्सन, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। 29. A cell of the table is the intersection of row and a column. कि ये देखिएगा, फॉर इंस्टेंस ये कोई एक सेल है, इसके अंदर एक वैल्यू है, तो ये क्या है? हमारी रो है और ये जो इस साइड पे आप देख रहे हैं ये क्या? एक्चुअली कॉलम है। इट्स द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, और दूसरी हमने बात की थी कि एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू आ रही है जिसको आप कहते हैं एटॉमिसिटी। ए से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, यानी यहाँ पे सेमेस्टर 3,2,4 ऐसे नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू। तो ये क्या हम कह सकेंगे? ए सेल ऑफ द टेबल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड अ कॉलम। ठीक है, बी ऑप्शन। In last question, question number 30, if an entity student has a 4 attributes: name, roll number, name, date of birth, and address, then which of the following attribute is the most suitable for primary key? आप primary key का जो concept है वो आप पढ़ा होगा यकीनन। उसके लिए दो शर्तें होती हैं। एक तो ये है, आप वो वाला एट्रीब्यूट या कॉलम लेंगे जिसमें आपके पास एक यूनिक वैल्यू आएगी, एक यानी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और दूसरी उसमें कोई नल भी नहीं हो सकता। वो वाला एट्रीब्यूट कौन सा हो सकता है? नेम हो सकता है, नहीं दो लोगों का नेम तो अली अब्बास हो सकता है। एड्रेस हो सकता है, लोग एक ही घर से हो, सिबलिंग्स हो। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ट्विन्स हो, एक दिन पैदा हुए। लेकिन रोल नंबर दो लोगों के सेम नहीं हो सकते। ठीक है, पासपोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकते, एनआईसी नंबर सेम नहीं हो सकते। सो गिवन एट्रीब्यूट्स में से द रोल नंबर इज अ परफेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट फॉर द प्राइमरी की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हुए होंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है तो इसी लैब की सीरीज में पर्टिकुलर जाके लैब को देखिए, वहां में चीजों को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ विद द डायग्राम्स एंड विद द एग्जांपल टेबल्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विश यू गुड लक फॉर योर क्विज। मे यू सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स। Thank you for your time. I will connect with you inshallah in lab quiz number 3. Till then, take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.